हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएं, जिससे मैं आपको और अच्छे से समझाकर बता सकूं। आज मैं वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करूंगी। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान 7 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, नासिका और जिह्वा मूल। ये 7 हमारे उच्चारण स्थान हैं। तो पहला है कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, इसे मैं सूत्र के अनुसार आपको बताती हूँ। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। क्या बोलते हैं? अकुह विसर्जनीयानां कंठः। इस जैसा कि सूत्र से ही ज्ञात होता है कि अ आ क वर्ग ह और विसर्ग कंठ से उच्चरित होने के कारण कंठवर्ण कहलाते हैं। अकुह विसर्जनीयानां कंठः, ये आपको इसी सूत्र से ज्ञात हो जाता है। कंठ कहाँ है ये मैं आपको बाद में चित्र में समझा दूंगी कि ये कहाँ पर है। आगे मैं चलती हूँ तालव्य वर्ण पर। तालव्य वर्ण सूत्र है इचुय शानाम तालु। इचुय शानाम तालु। ई च वर्ग य और श तालु से उच्चरित होते हैं, इसीलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु हमारे मुंह के होते हैं। जब हम अपनी जिह्वा के ऊपर की ओर मोड़ तालु छूता है और वही तालु होता है। चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। तीसरे आते हैं मूर्धन्य वर्ण पर। मूर्धन्य वर्ण टुरषाणाम मूर्धा। री, बड़ी री, ट वर्ग, र और श, ये हमारे मूर्धन्य वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। चौथा आता है दंत्य वर्ण। चौथा है दंत्य। लृतुल सा नाम दंत, लृतुल सा नाम दंता। इसमें लृ, त वर्ग, ल और स, ये दंत वर्ण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान दांत से होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दांत कैसे उच्चारण कर सकता है। तो हाँ, आप जब त, थ, द, ध, न, ली ये वर्ण बोलेंगे तो आप जिह्वा जो है वो दांतों को छूती हुई जाती है। इसे दंत वर्णों के नाम से जाना। 5वें में हम आते हैं ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण उपुपद्मानीया नामोष्ठौ। उपुपद्मानीया नामोष्ठौ, ये इसका सूत्र है उ प वर्ग और उपधमानीय वर्ण, ये ओष्ठ बोले जाने के कारण ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उपधमानीय क्या है, इसको उच्चारण स्थान में समझाएंगे। तो आइए मैं आपको इसका अच्छे से समझा देती हूँ। पफयोः प्राक् उपधमानीयस्य प्रयोगः। उपधमानीय क्या है मैं आपको इसमें सूत्र के अनुसार समझाती हूँ। उपपद्मानीय पफयोः प्राक् उपधमानीयस्य प्रयोगः पफ ओष्ठजौ, ये इसका सूत्र है। पफयोः प्राक् उपधमानीयस्य प्रयोगः पफ ओष्ठजौ, अर्थात विसर्ग के बाद पकार या फकार आता है तो वहाँ उपधमानीय माना जाता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। अतः ओष्ठ्य वर्ण में ये आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण भी समझा देती हूँ। बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, अर्थात यहाँ पिकः पिकः जो है
कह, कह बोल रहे हैं ना, कह, कह के बाद फिर तुरंत क्या आ जा रहा है, पकार आ रहा है, प सुनाई दे रहा है, कह पिकह, कह पिकह। तो यहाँ पर आपको विसर्ग के बाद जो पकार की ध्वनि सुनाई देती है, तो जो विसर्ग होता है वहाँ उसे हम उपधमानीय के नाम से जानते हैं। ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। इसी तरह से एक और उदाहरण है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो यहाँ परधर्मो भयावहः, श्रेयः परधर्मो है, श्रेयः परधर्मो, ये आप श्रेयः परधर्मो में यह विसर्ग है, यह विसर्ग के तुरंत बाद क्या है, पकार आता है। अतः यहाँ पर क्या होगा, उपधमानीय माना जाता है, क्योंकि ओष्ठ वर्ण आ जाता है तुरंत, इसीलिए यहाँ पर पकर या फकर, विसर्ग के पकर या फकर आने पर हमें उपधमानीय का पता चलता है। इसे भी हम ह के से जो बोलते हैं, ह जो विसर्ग होता है इसे ह ही जानते हैं। आगे चलते हैं नासिक के वर्ण पर। इमंगल नानाम नासिका च, इमंगल नानाम नासिका च, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य में क्या है, आप ऊपर देख के सूत्र से ही समझ सकते हैं। इया, म, अंगा, ड़, न, म और अनुस्वार। एक और आता है अनुनासिक, जो कि नाक से ही उच्चारण होता है। तो ये इनसे जो उच्चारित होने के कारण नासिक के वर्ण कहलाते हैं। जो नाक से बोले जाते हैं उन्हें हम नासिक के वर्ण के नाम से जानते हैं। 7th है, ये आ जाता है कंठ तालव्य। अब यहाँ पर आपको कंठ तालव्य वर्ण जो है ये 7 में नहीं आता है, मैंने अलग से आपको समझाने के लिए लिख दिया है। नासिक के वर्ण के बाद जीवा मूलीय वर्ण ही आएगा, लेकिन मैंने आपको कंठ तालव्य वर्ण और ये कंठोष्ठ वर्ण और दंतोष्ठ वर्ण ये मैंने आपकी समझने के लिए अलग से भी ये लिख दिया है। तो कंठ तालव्य वर्ण में आता है, इसका सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। ए और ए इसका उच्चारण किससे होता है, कंठ और तालु दोनों से होने के कारण, यानी कंठ और तालु से दोनों से होता है इसका वर्ण उच्चारण स्थान, इसलिए इसे कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। उच्चारण स्थान तो 7 ही होते हैं, कंठ तालु एक ही है। उसके बाद आता है कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ एवं किससे होता है, ओष्ठ दोनों से होता है, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसीलिए इन वर्णों को कंठोष्ठ वर्णों के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वकार का, यानी व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत और ओष्ठ होता है। व जब हम बोलते हैं तो दांत में ओंठ जो है हमारा किस में लगता है, दांत हमारा किस में लगता है, ओंठ पर लगता है, तो इसीलिए इसका नाम जो है दंतोष्ठ वर्ण के नाम से इसको जाना जाता है। व को हम दंतोष्ठ वर्ण से जानते हैं। फिर आते हैं ये वर्ण, जिह्वा मूली वर्ण क्या है, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीय का उच्चारण जिह्वा मूल ही है, इसीलिए इसको जिह्वा मूलीय वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र से मैं आप इसे समझाती हूँ। कखयोः जिह्वा मूलीयस्य प्रयोगः, कखौ जिह्वा मूलोद्भवौ। फिर से सुनिए, कखयोः प्राक् जिह्वा मूलीयस्य प्रयोगः, कखौ जिह्वा मूलोद्भवौ। इसका उदाहरण से अच्छे से समझिए। बसंत समये काकः काकः, इसके पहले मैंने बताया था पिकः पिकः।
काकः काकः पिकः पिकः। तो कह जहाँ विसर्ग है, कह विसर्ग के तुरंत बाद क कार आ जाए तो वहाँ जिह्वा मूल्य होता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हमने दिया है, जग्राह रावणः सीताम बुधः खेरो हिड़ीमिव। यानी ध विसर्ग है, विसर्ग के तुरंत बाद क्या है, ख कार आया है, यानी क और ख आने पर जीवा मूल्य वर्ण होता है। यहाँ ध विसर्ग के बाद ख कार है, जीवा मूल्य वर्ण है। तो जीवा मूल्य वर्ण किससे होता है, यानी विसर्ग के तुरंत बाद क कार या ख कार आए और उपदमानीय, विसर्ग के तुरंत बाद और फ आए तो उपदमानीय। ये अंतर आप दोनों में समझ लीजिए। इसके आगे मैं आपको तो इसके आगे मैं आपको चित्र से समझा रही हूँ, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं चित्र के अनुसार। नासिका, नासिका से मैंने क्या बताया था, अंगा यानी नाक से बोलने वाले जो वर्ण हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, मा, ये सब, और अनुनासिक वर्ण जो है ये सब आपके किससे आएंगे, नाक से ही बोले जाते हैं, तो उसको नासिका वर्ण कहते हैं। नासिका आपको चित्र में दिखाई देगा। दूसरा है दंतमूल। दंतमूल दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं, वो क्या हैं, जैसे र दांत से बोले जाने वाले वर्ण हैं, तो दांत आप पता ही है। आगे चलते हैं, और दंत तावर्ग है ना, तो दंत से तावर्ग और स ये, और ओष्ठ से क्या बोले जाते हैं, अभी मैंने पहले बताया दंतोष्ठ व वर्ण होता है, वकार। फिर है ओष्ठ, ओष्ठ वर्ण उ और प वर्ग, और ओठ आप देख रहे हैं, ओष्ठ और कंठ, ओ आ, ये आपको कंठ से बोले जाते हैं। कंठ आपको दिखाई दे रहा है कि ओष्ठ, कंठ, ओष्ठ और कंठ आप देख रहे हैं कि ये आपका ओठ और कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं, ओ और अ, इस तरह से वो बोले जाते हैं। फिर आते हैं मूर्धा, मूर्धन्य जिसको कहते हैं, तो मूर्धा कहाँ है, ये है जो रि, ट वर्ग, श, ये सब आपको मूर्धा से बोले जाते हैं, जिसे मूर्धन्य वर्ण हम पहले भी आपको बता चुके हैं। फिर आगे आते हैं तालु। तालव्य वर्ण क्या है, तालु ये है हमारा जो ई, च वर्ग, य, श, ये सब जो है तालु से बोले जाते हैं। फिर आते हैं कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से बोले जाने वाले वर्ण ये रहे, तो ये है ए है। फिर आते हैं कंठ। कंठ, कंठ आप ये रहा, और जहाँ से आ, इ, अह, क वर्ग, ह, ये सारे विसर्ग, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कंठ से निकालते हैं, तो ये रहा कंठ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे मैं आपको चर्चा करूँगी इस पे कि वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन क्या है, कैसे करना चाहिए, तो मैं उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।